नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाई अनु सर में। साथियों, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारी? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, आपकी आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियंस की परीक्षा को टारगेट करते हुए हम आज लेकर आए हैं आपका जीके जीएस से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने टॉप 25 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो मोस्टली साइंस से रिलेटेड हैं और चटपट एक दो क्वेश्चन उसमें जीके जीएस का भी है। हम वन बाई वन करके प्रत्येक क्वेश्चंस का एक्सप्लेन करेंगे और उनके ऑप्शन से भी जो भी हमारी आगामी परीक्षा में इंपॉर्टेंट तथ्य बन सकते हैं उन सभी को हम यहाँ विस्तृत रूप से आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की हमारी इसी क्रम में आज की हमारी शिफ्ट जो है वो है 9 अगस्त 2018 को दोपहर में आयोजित हुई शिफ्ट। इससे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं हमने सारे सेलेक्ट किए हैं। तो देर न करते हुए आज के हम सेशन पर आते हैं, जो कि आज का बहुत बेहतरीन सेशन रहने वाला है। और उम्मीद करते हैं आप यदि चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव एवं प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें। आइए देर न करते हुए आज के हम इस बेहतरीन सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया हुआ है जो कि फिजिक्स से है। पूछा गया है कि 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 15 सेंटीमीटर, या फिर ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर, या फिर ऑप्शन डी 20 सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा कि हमारे पास फोकस दूरी निकालने के लिए एक स्पेशल फार्मूला होता है, बहुत ही आसान सा, जो कि F बराबर R/2। यहाँ पर F क्या है? F जो है आपकी फोकस लेंथ है। क्या है? फोकस लेंथ। और R बराबर क्या है? R बराबर रेडियस ऑफ मिरर्स है। तो इसमें हम अपनी वैल्यू को रख देंगे जो कि हमारी दी हुई है 20 सेंटीमीटर। उसके नीचे भाग 2 से दे देंगे, ये कट जाएगा 10 बार, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। जो फोकस दूरी होगी वो होगी आपकी ऑप्शन सी, यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो आते हैं अपने आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है, 5 सेंटीमीटर की गति से गतिशील 22 केजी वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख देंगे के ई। इसका भी एक आसान सा फार्मूला होता है, के ई बराबर 1/2 mv²। अब यहाँ पर हम आपको बता दें, m जो कि मैस यानी कि द्रव्यमान और b बराबर वेलोसिटी यानी कि वेग। तो इसे हम b को हमेशा वर्ग में रखते हैं और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को रख देंगे अपनी को, जो कि हमारी इस प्रश्न के अंतर्गत दी गई है। तो काइनेटिक एनर्जी तो हम निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले रखेंगे हम अपने 1/2 द्रव्यमान का गुणा करेंगे 22 केजी और जो वेलोसिटी दी हुई है उसका हम स्क्वायर कर देंगे। अब जो आपका द्रव्यमान का मान था वो 2 से 11 बार कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि 11 लिखेंगे, 11 गुणे 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब इसका हम गुणा करेंगे, 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22 और 5 27। इसको हम हमेशा जे में लिखते हैं, यानी कि जूल में लिखते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 275 जूल। तो ये इसका सही आंसर है। इसी के साथ आते हैं अपने आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि एक छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण किस प्रकार का होगा? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी समतल उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी समतल दर्पण। तो इसका जो फिलहाल राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। अब इस प्रश्न के बारे में जो भी हमारे महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं उन सभी को हम यहाँ पर वन बाई वन करके डिस्कस कर लेंगे। उत्तल दर्पण में क्या होता है? हमेशा जो आपका प्रतिबिंब होता है वो छोटा बनता है, प्रतिबिंब छोटा बनता है। और अगर दिया जाए कि प्रतिबिंब बराबर है, क्या है? बराबर है, प्रतिबिंब बराबर है, तब कौन सा दर्पण होगा? तो वो होगा हमारा समतल दर्पण। कौन सा? समतल दर्पण। अब इनके बारे में हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको बता दिया था कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। समतल दर्पण का प्रयोग जो है आपका स्पेशली दाढ़ी बनाने के शीशे में, गाड़ी के हेडलाइट में, और उत्तल दर्पण का प्रयोग आपका जो ड्राइवर सीट के पास जो मिरर लगा होता है पीछे के वाहनों को देखने के लिए, तो उत्तल दर्पण का वहाँ पर प्रयोग होता है। तो ये थी इस प्रश्न के बारे में हमारी एडिशनल जानकारी। आते हैं हम अपने आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या है? दिया हुआ है, कठोपनिषद में नचकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचकेता से बात कर रहा है? मतलब पूछा गया है कि कठोपनिषद में जो एक
संवाद दिया हुआ है उसमें नचिकेता मतलब किस देवता से बात कर रहा है? तो आपका ऑप्शन है ए भगवान यम, ऑप्शन बी है भगवान इंद्र, ऑप्शन सी है भगवान कार्तिकेय और ऑप्शन डी है भगवान शिव। तो इस पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए यम। अब बात हुई है यहाँ पर कठोपनिषद की। कठोपनिषद, अब इसमें एक महत्वपूर्ण करके संवाद आता है यम नचिकेता संवाद। यम नचिकेता संवाद, उसी से यहाँ पर ये प्रश्न बना है। काफ़ी फेमस प्रसंग है, प्रसिद्ध प्रसंग है, इस वजह से यहाँ से प्रश्न बनाया गया था। अब बात कर लेते हैं एक और दूसरे उपनिषद की। पूछा जाता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा मुंडकोपनिषद। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, कई बार प्रश्न यहाँ से बना है, इस वजह से हम इसको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए कि टोटल जो उपनिषद हैं उनकी संख्या कितनी है, उपनिषद टोटल उपनिषद कितने हैं, तो वो हैं आपके 108। तो इसी सब जानकारी के साथ आते हैं अपने आज के अगले प्रश्न पर। सेशन अगर आपको पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक भी करते चलेंगे, क्योंकि वीडियो बनाने में आपके भाई को काफ़ी मेहनत लगती है। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न हम सिलेक्ट करके लाते हैं और उनको डिस्कस करते हैं, तो कृपया करके वीडियो को यानी कि सेशन को लाइक करते चलिए। अब आते हैं अपने आज के अगले प्रश्न पर। यहाँ पर दिया हुआ है एक कंडक्टर यानी कि वाहक का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? ऑप्शन ए है अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दूसरा है लंबाई, तीसरा है तापमान और चौथा है प्रतिरोधकता। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। आते हैं अपने आज के अगले प्रश्न पर। पूछा गया है थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए है पोटेशियम, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है आयोडीन और ऑप्शन डी है सोडियम। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी आयोडीन। अब बात कर लेते हैं थायरोक्सिन के बारे में। आपकी जो गर्दन होती है, गर्दन के पिछले हिस्से में एक थायरॉयड नाम की ग्रंथि होती है। क्या होती है? थायरॉयड। ये ग्रंथि आपकी जो है मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, और इसमें एक फेमस जो हार्मोन्स निकलता है वो आपका इस प्रश्न में दिया गया है थायरोक्सिन। अब यहीं पर क्या प्रश्न बनता है कि थायरोक्सिन ग्रंथि के बड़े हो जाने से कौन सा रोग हो जाता है? तो वो आपका हो जाता है घेंगा रोग, जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। अब यहाँ पर इस प्रश्न से रिलेटेड हमने सारी जानकारी को डिस्कस कर लिया है। बढ़ते हैं हम अपने आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन सी है कनाडा और चौथा ऑप्शन है फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन डी यानी कि फ्रांस। अब बात कर लेते हैं जीएसटी से रिलेटेड बनने वाले इंपोर्टेंट फैक्ट जो आपकी आगामी परीक्षा में यहाँ से बन सकते हैं। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि भारत का कौन सा राज्य था जिसने सबसे पहले भारत में जीएसटी लागू की? तो वो था आपका असम। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी से रिलेटेड भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया, तो वो था आपका 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसी सब जानकारी के साथ आते हैं अपने आज के अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी? कहने का मतलब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, कहने का मतलब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो आपकी केमिस्ट्री है उसके आविष्कारक कौन है? तो आपका सही आंसर होगा एंटोइन एल लैवोइजियर। इस प्रश्न में रखते हैं इतना ही। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमें यहाँ पर पूछा गया है सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्नलिखित में से क्या करना होगा? तो ऑप्शन ए है दिए गए तापमान में 273 जोड़ें, ऑप्शन बी है दिए गए तापमान को 273 से विभाजित करें, ऑप्शन सी है दिए गए तापमान में 273 घटाएं, और ऑप्शन चौथा है यानी कि डी है दिए गए तापमान को 273 से गुना करें। यदि आपको सेल्सियस से केल्विन पैमाने में बदलना है तो आपको 273 जोड़ने होंगे, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अब बात की जाए केल्विन पैमाने की। केल्विन पैमाने में 273 से 373 तक इसकी रेंज होती है। कितनी? 373 तक। अब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है आपका 273 और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 373। चलिए आते हैं अपने आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमें पूछा गया है 2016 में ओलंपिक खेल कौन से शहर में आयोजित हुए थे?
तो ये प्रश्न जो आपका था वो करंट अफेयर से रिलेटेड था। तो ये उस समय पर काफ़ी प्रासंगिक प्रश्न था। ऐसे प्रश्न अब भी परीक्षाओं में बनते हैं, तो इसका उस समय के हिसाब से सही आंसर होगा रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में पड़ता है। अब बात कर लेते हैं रिसेंटली जो ओलंपिक्स हुए हैं उनके बारे में। 2024 जुलाई अगस्त में ये आपके जो ओलंपिक हुए थे, जो कि आपके किस शहर में आयोजित हुए थे, तो वो हुए थे आपके पेरिस में। अब पूछा जाए कि इनका जो संस्करण है वो कौन सा था, तो आपको बताना होगा 33वां। कौन सा सेशन था? 33वां। इसका शुभंकर क्या था? क्या शुभंकर? ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, परीक्षा में बनते हैं। तो इसका जो शुभंकर था वो था फ्रीज, और फ्रीज का फ्रेंच भाषा में जो मतलब होता है उसका होता है स्वतंत्रता और बलिदान से रिलेटेड। अब पूछा जाए कि इसमें जो है भारत का स्थान कौन सा था? भारत का स्थान, तो भारत ने कुल 6 पदक जीते थे, और भारत का स्थान जो भारत की रैंक थी वो थी आपकी 71। इन्हीं सब जानकारियों के साथ आते हैं अपने आज के अगले प्रश्न पर। अगला यहाँ पर हमारा प्रश्न दिया हुआ है, किस प्रसिद्ध हिंदी लेखिका को उनकी कृति दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान 2017 हेतु चुना गया था? तो ऑप्शन ए है मीना कंडासामी, दूसरा ऑप्शन है झुम्पा लाहिड़ी, और तीसरा ऑप्शन है नमिता गोखले, और चौथा ऑप्शन है ममता कालिया। तो उस समय के हिसाब से इसका सही आंसर ममता कालिया था। अब बात कर लेते हैं रिसेंटली जो आपके व्यास सम्मान मिले हैं उनके बारे में। आपका 2023 का जो व्यास सम्मान मिला है वो मिला है आपका पुष्पा भारती को। किसको? पुष्पा भारती। इनकी रचना क्या थी? इनकी रचना थी यादें, यादें और यादें। ये इनकी रचना थी जो कि 2016 में लिखी गई थी। इसी के लिए इन्हें 2023 में व्यास सम्मान से नवाजा गया। अब बात कर लेते हैं 2022 की भी। तो ये 22 में जो मिला था 2022 में, वो मिला था आपका ज्ञान चतुर्वेदी को। किसको? ज्ञान चतुर्वेदी। अब इन्हें कौन सी रचना पर मिला था? तो इन्हें मिला था इनकी बहुत ही फेमस जो रचना थी वो थी पागल खाना। क्या थी? पागल खाना। अब भी ये बात होगी व्यास सम्मान के बारे में, तो समय की बाध्यता को समझते हुए आते हैं अपने आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? तो ये स्टैटिक प्रश्न था जो कि पूछा गया था आपका। तो इसका सही आंसर था अमरिंदर सिंह, जो कि पंजाब के एक्स सीएम यानी कि पूर्व सीएम रह चुके थे। तो आते हैं अपने आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है, धातुएं अम्लों के साथ अपक्रिया द्वारा उत्पन्न करती हैं लवण और हाइड्रोजन, लवण और क्षार, लवण और पानी, लवण और क्लोरीन। तो इसका हम राइट आंसर जान लेंगे, जो कि आपका ऑप्शन ए लवण और हाइड्रोजन। तो ये था इस प्रश्न का सही जवाब। आते हैं अपने आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन ए ब्लीचिंग पाउडर। इसका जो रासायनिक प्रतीक होता है वो होता है Cl। ये चलते हैं अपने आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? ऑप्शन ए है एक्स्ट्रा मेरिस्टेम, दूसरा ऑप्शन है एपिकल मेरिस्टेम, तीसरा ऑप्शन है लेटरल मेरिस्टेम, और चौथा ऑप्शन है इंटरकेलरी मेरिस्टेम। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी लेटरल मेरिस्टेम। इस प्रश्न में रखते हैं इतनी जानकारी, साथ आते हैं अपने आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस राज्य सरकार ने योग गुरु बाबा रामदेव को योग और आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये भी प्रश्न उस समय के लिहाज से करंट अफेयर से रिलेटेड था। ऐसे प्रश्नों को हम अगली परीक्षा के संदर्भ से इनका प्रसंग ग्रहण करेंगे और अपने आगे की रणनीति में ऐसे प्रश्नों को शामिल करेंगे। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी हरियाणा। तो उस समय के हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब था हरियाणा। अब बात कर लेते हैं प्रमुख जो आपके राज्यों से संबंधित ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, अक्सर हमारी परीक्षा में प्रश्न आते रहते हैं उनसे रिलेटेड। तो जो आपका पहला राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के कौन है? तो वो आपके हैं सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली। पूछा जाता है अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के कौन है? तो वो हैं आपके संजय दत्त। कौन है? संजय दत्त। पूछा जाए उत्तराखंड के कौन है? तो उत्तराखंड के हो जाएंगे आपके ऋषभ पंत। कौन हो जाएंगे? ऋषभ पंत। पूछा जाए कि जीएसटी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वर्तमान में कौन है, यानी कि जीएसटी, ये एक एडिशनल जानकारी है, जिसके हैं आपके अमिताभ बच्चन। कौन है? अमिताभ बच्चन।
इस जानकारी को भी ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने आज के अगले प्रश्न पर। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी फिल्म, ऑप्शन सी खेल, या फिर ऑप्शन डी पत्रकारिता। तो आपको ये पता होगा, बहुत चर्चित पुरस्कार है जो कि आपका फिल्म निर्माण के क्षेत्र में दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं रिसेंटली जो 2024 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार वितरित हुए हैं। बात करते हैं 2024 की, जो कि आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वो आपके मिथुन दा को मिला था, यानी कि मिथुन चक्रवर्ती। और ये जो है आपके 8 अक्टूबर 2024 को वितरित किए गए थे। और इससे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि आपको पूछ लेगा बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट फिल्म, इन तीनों तथ्यों के बारे में आपसे अक्सर परीक्षा में पूछता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्ट्रेस की। बेस्ट एक्टर कौन है? वो है आपके शाहरुख खान। कौन है? शाहरुख खान। और जो है बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी? तो वो थी आपकी रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। और जो है आपका बेस्ट फिल्म कौन सी थी? वो थी आपकी जवान। ये तीनों तथ्य हो गए हमारी परीक्षा से इम्पोर्टेंट। तो चलते हैं आपके आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, ओडिशा को अधिकतर किसके कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है? पहला ऑप्शन है वर्षा, दूसरा ऑप्शन है भूकंप, और तीसरा ऑप्शन है चक्रवात, या फिर ऑप्शन डी जो कि बूंदाबांदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि चक्रवात, साइक्लोन्स। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा से। उड़ीसा से जो अभी हमारे रिसेंटली सीएम बने हैं यहाँ के, वो कौन है? तो वो हैं आपके मोहन चरण मांझी। कौन है? मोहन चरण मांझी। अब यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है आपके? वो हैं रघुवर दास। चलिए देखते हैं आज का अपना अगला प्रश्न। आज का हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? ऑप्शन ए है युग्मनज यानी जाइगोट, ऑप्शन डी है एंडोस्पर्म, तीसरा ऑप्शन है अंडाशय यानी कि ओवरी, और चौथा ऑप्शन है बीजांड। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, एंडोस्पर्म। इसी के साथ आते हैं अपने आज के अगले प्रश्न पर। यहाँ पर जो हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का खाली स्थान दिया हुआ है मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीकरण, दूसरा ऑप्शन है अवकरण, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोलिसिस, और चौथा ऑप्शन है शोधन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का यही कारण होता है कि उनके जो वसा यानी कि तेल होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है, तभी उससे दुर्गंध आती है। तो आते हैं अपने आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं रह सकता? ऑप्शन ए है जड़त्व, इनर्शिया, दूसरा ऑप्शन है बल यानी कि फोर्स, तीसरा ऑप्शन है वेग, वेलोसिटी, और चौथा ऑप्शन है संवेग यानी कि मोमेंटम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि बल। चलिए चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, भारतीय पैरा ओलंपिक हाई जंपर का नाम बताएं जिन्होंने रियो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। उन्हें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है मरियप्पन थंगावेलु, ऑप्शन बी है वरुण भाटी, ऑप्शन सी है नरेंद्र रणवीर, और चौथा ऑप्शन है देवेंद्र झांझरिया। तो इसका जो सही आंसर था उस समय के लिहाज से तो वो था आपका मरियप्पन थंगावेलु, जो कि ऊंची कूद से रिलेटेड है। हम ये भी ध्यान में रखेंगे, किससे? ऊंची कूद से। ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका कोई खिलाड़ी हो गया, अगर उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई पदक जीता है और उसे राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा कोई पुरस्कार दिया जाता है, तो वहाँ से वह चर्चा में आ जाता है और वहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। ऐसे प्रश्नों को भी हम अपने ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है यहाँ पर, यदि शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाती है, क्या शामिल हो? तो ऑप्शन ए है बाइनरी विखंडन, ऑप्शन बी है वानस्पतिक जनन, तीसरा ऑप्शन है लैंगिक प्रजनन, और चौथा ऑप्शन है अलैंगिक प्रजनन। तो इसका जो सही आंसर होता है वो आपका ऑप्शन सी, लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। तो ये थे आज के हमारे टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि स्पेशली आपके जीके जीएस से रिलेटेड थे, जिसमें मोस्टली आपके साइंस से रिलेटेड थे। बाकी एक दो प्रश्न यहाँ पर जीके जीएस से भी पूछा गया था।
आपको पता है कि भी हमारी परीक्षा हो उसमें प्रीवियस ईयर का कितना बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये सेशन आज का किया। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपने मित्र अनिल कुमार सिंह को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।